तो बच्चों, इससे पहले आपको वान हेलमंट का कथन याद ही होगा, जो कि आपने जीवन की उत्पत्ति में उनसे संबंधित पढ़ा था। वान हेलमंट का कथन क्या था कि पसीने से भीगी कमीज हो, 21 दिन का समय हो, तो उससे और भूसे में रखने से चूहों की उत्पत्ति हो रही है बच्चों। तो यहाँ पे उस जीवन की उत्पत्ति वाले टॉपिक को हमने थोड़ा सा फर्स्ट वाले एपिसोड में एंड किया है। अब सेकेंड वाले इस एपिसोड में हमारा जो ये लेसन है, क्लास 10th का सेम लेसन है, वही लेसन है। लेसन आपका वही है, जैव विकास वाला बच्चों। तो जैव विकास जो है ये बच्चों, तो इसमें अलग अलग स्टेप हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे स्टेप हैं जैव विकास के अंतर्गत। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम लोग जीव रसायन परिकल्पना भी कह सकते हैं बच्चों। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें रसायनों के द्वारा जीवों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया बच्चों। तो जब रसायनों के द्वारा जीवों की उत्पत्ति हो रही है तो वो जीव रसायन परिकल्पना कह सकते हो। दूसरा एक सबसे फेमस नाम है जिसे तुम आप लोग ओपैरिन थ्योरी भी कह सकते हैं। तो इसे आप लोग ओपैरिनवाद भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपैरिनवाद या जीव रसायन परिकल्पना। जीव रसायन परिकल्पना में इसमें अलग अलग चरण में आपके बटे हुए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट चरण है, सेकंड चरण है, थर्ड चरण है, फोर्थ चरण है, और उसके बाद आपका यहाँ ये आपका फिफ्थ चरण है बच्चों, ये आपका सिक्स्थ चरण है यहाँ पर, और उसके अलावा ये सेवंथ स्टेप है जो भी है। तो यहाँ पे अलग अलग चरणों में पूरे जीवन की उत्पत्ति को बताया गया। आपको पता होगा कि पृथ्वी 5-6 करोड़ ईयर एज, ऐसा मतलब वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी एज होगी। माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य से अलग हुई होगी, तो काफ़ी दिन तक इसमें मतलब इसका वातावरण गर्म रहा होगा, जलती हुई गैस के गोले के रूप में रही होगी, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहे होंगे। कुछ ठंडी होने पर इसमें ये सब जो लोग थे ये सब मिलकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये लोग वायुमंडल बनाए होंगे। और यही 3-4 जो तत्व है इन्हीं का बार बार नाम लिया जा रहा है बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन का। यहाँ पे आगे यही सब आपस में मिलकर, देखो आपको ये पता होगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर का निर्माण हो रहा है, इधर NH3 अमोनिया है, इधर CH4 मीथेन है। लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने से बच्चों ये सभी केवल वायुमंडल में गैस के रूप में रुके रहे बस। बच्चों कैसे थे? गैस के रूप में, ठीक है। वायुमंडल में, ये पृथ्वी के वायुमंडल में ये सभी ये वाटर NH3 CH4 ये सब गैस के रूप में थे। बाद में क्या हुआ? प्रथम जीव का उद्भव या रासायनिक संश्लेषण हम कह सकते हैं। बाद में क्या हुआ? झील, सागर ये सब का निर्माण हो रहा है। और कैसे हो रहा है? वर्षा के कारण। तो ये लोग पानी की बूंदे के रूप में नीचे गिरे होंगे और जो भी यौगिक थे वो पानी में घुले। यही सब कुछ स्टेप आगे हम और भी अच्छे में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रथम चरण के बाद सेकंड चरण आता है। इसमें आपका सरल कार्बनिक यौगिक का निर्माण होने वाला है, और थर्ड चरण में जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होने वाला है बच्चों। तो सेकंड और थर्ड लगभग आपस में मेल जोल खा रहा है, आप देख सकते हैं। तो सरल कार्बन यौगिक का निर्माण कैसे हो रहा है बच्चों? यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि शर्करा व ग्लिसरॉल, शर्करा को आप थोड़ा बहुत इससे परिचित होंगे। शर्करा क्या चीज़ है बच्चों? तो शर्करा, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, तो ये सब आपके हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है बच्चों। और यहाँ पे वसा, अम्ल व अमीनो एसिड है बच्चों। अमीनो एसिड वही है जिससे प्रोटीन बनता है बच्चों। तो फैटी एसिड है, और उसके अलावा एमिनो एसिड है। इसमें है आपका हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से मिलकर बन रहा है। और उसके अलावा बच्चों यहाँ पे आपका तीसरा वाला है पिरीमिडीन व प्यूरिन। तो पिरीमिडीन व प्यूरिन हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन से मिलकर बना। नाइट्रोजन को, ये पिरीमिडीन व प्यूरिन आपके DNA के प्रमुख भाग है, क्योंकि DNA RNA में इन्हीं सब के द्वारा आगे के नाइट्रोजन बेस और ये सब चीज़ बनते हैं। तो नाइट्रोजन बेस होने के कारण आपको पता है इसमें नाइट्रोजन होगा ही, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। एक ट्रिक है, तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे शर्करा और में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन कैसे याद कर दो? आपको सूत्र याद होगा C11H22O11 करके, CHO करके। तो उस सूत्र के माध्यम से आप भी HCO वाला याद कर सकते हो। यहाँ पे अमीनो एसिड में क्या है? अमीनो एसिड आपको पता है कि इससे प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन में नाइट्रोजन जरूर होगा, कार्बन जरूर होगा। तो इन सब चीज़ों से प्रोटीन मिलकर बनता है। तो ये सब चीज़ें आप
याद कर सकते हैं तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। यहाँ पे इसी सेकंड चरण में ही हमने लिखा है कि सूर्य के प्रकाश के कारण इनको ये ऊर्जा मिली है, व बादलों की बिजली के कारण। तो बिजली की स्पार्किंग के कारण ये सेकंड चरण पूरा का पूरा होता है पृथ्वी पे, और धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है बच्चों। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, जिसे हम तीसरा चरण भी कह सकते हैं। इसमें जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हो रहा है बच्चों। सरल कार्बनिक अणु या यौगिक और जटिल में क्या खासियत है? तो जटिल में कार्बन की श्रृंखला बहुत सारी रहती, बहुत सारी चैन, और उससे मिलकर ये बनाती हैं। जबकि सरल वाले को सूत्र आप थोड़ा बहुत सिंपल तरीके से याद भी कर सकते हैं, लेकिन जटिल वाले को, जैसे प्रोटीन वोटीन आपका एक जटिल कार्बनिक अणु है, वो कई सारे सरल अणुओं से मिलकर बन रहा है बच्चों। तो जटिल में आपका मंड आता है, मंड स्टार्च है, वही चीज़ जो आलू और इन सब चीज़ों में पाया जाता है। सेलुलोज क्या है? जो कोशिका की बाहरी जो झिल्ली होती है, जो पेड़ पौधों में सबसे ज़्यादा आपको पता है जो मेम्ब्रेन है वो सेलुलोज की बनी होती है। उसके अलावा वसा प्रोटीन, तो ये वसा प्रोटीन ग्लाइकोजन, ये जो भी चीज़ है ये सब आपकी जटिल कार्बनिक अणु है बच्चों। तो ये तीसरे चरण में आप रखोगे, तो सेकंड थर्ड चरण को आप ऐसे याद कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे और याद कर सकते हो कि इन्हीं के द्वारा, मंड के द्वारा सेलुलोज व ग्लाइकोजन के द्वारा, मंड के द्वारा प्रोटीन जो है, प्रोटीन के एंजाइम के रूप में ये सब मतलब इनका निर्माण हुआ। अगला है चौथा चरण। तो फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है बच्चों? तो फोर्थ स्टेप में आपका न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण हो रहा है बच्चों। तो न्यूक्लियो एसिड क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण हो कैसे रहा, देखो इसके अलग अलग आप यहाँ पे स्टेप देख सकते हैं। कौन कौन सा स्टेप है? सबसे पहले आपको पता है कि प्यूरीन व पिरिमिडीन का यहाँ पे निर्माण हो चुका था, जो कि सरल कार्बनिक यौगिकों में आ रहा है। तो प्यूरीन व पिरिमिडीन क्रमशः शर्करा व फास्फोरस के साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड लिखा है बच्चों। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनेगा। फिर न्यूक्लिक एसिड बच्चों, न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा? प्रोटीन जो कि जटिल कार्बनिक अणु के रूप में पहले से बन चुका है, तो उनके साथ अटैच होगा, उनके साथ मिलेगा, और मिलकर ये दोनों मिलकर भाई साहब न्यूक्लियो प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? न्यूक्लियो प्रोटीन। तो यहाँ पे आपका चौथे चरण में न्यूक्लियो प्रोटीन बन रहा है। न्यूक्लियो प्रोटीन ही जीवन का सबसे खास वो है, जिसके द्वारा, क्योंकि इनमें अनुलिपीकरण की क्षमता होती है। अनुलिपीकरण क्या होता है? लिपीकरण मतलब इनका बार बार मतलब इनकी संख्या बढ़ सकती है, ठीक है। और यहाँ पे इससे क्या हो सकता है? न्यूक्लियो प्रोटीन की संख्या इंक्रीज हो सकती है अनुलिपीकरण से। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कैसे न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण हो रहा है। न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण की बात हो रही है, तो आप प्यूरीन पिरिमिडीन के जरूर याद रखेंगे, शर्करा फास्फोरस को याद रखेंगे, प्रोटीन है इसलिए। फिर न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, फिर न्यूक्लिक एसिड बन रहा है बच्चों। आपको एक चीज़ बता दिया जा रहा है, ये न्यूक्लिक एसिड पाया कहाँ जाता है वर्तमान जीवन में? तो आपको पता है कोशिका होता है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर माइक्रो क्रोमोसोम बच्चों। तो क्रोमोसोम बहुत सारे एक्स वाई और इधर उधर के इस तरीके से होते हैं, और ये 23 पेयर में मनुष्य में, ह्यूमन में होते हैं। तो इन एक्स वाई जो ये आपके क्रोमोसोम हैं, ये आपके, तो ये एक्स वाई क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए पाया जाता है बच्चों, डीएनए। और डीएनए के अंदर आपको पता होगा बच्चों जीन पाया जाता है, जीन। तो ये आनुवांशिकता और इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। तो ये न्यूक्लिक एसिड इसी में पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड से ही मतलब ये सब आपके बनते हैं, ठीक है बच्चों। न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आप समझ सकते हैं कि जीवन के निर्माण के लिए, जीवन की उत्पत्ति के लिए किस तरीके से न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगला ये आपने क्या पढ़ा कि यहाँ पे इसी तरीके से धीरे धीरे अब हो रहा है। तो चौथे चरण के बाद हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, पाँचवें और छठवें चरण को, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कहाँ गया है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये आपका फिफ्थ है बच्चों। यहाँ पे ये फिफ्थ है, ये आपका सिक्स्थ है, यहाँ पे ये छठा है, ये सातवां है। तो ये सातवां चरण है। तो 5 6 7, तो ये 5 है, ये छठा चरण है, ये सातवां चरण है। तो आपने 1 2 3 4 पढ़ लिया। तो 1 2 3 4 के बाद इसको आप जैविक विकास के रूप में याद कर सकते हैं। कैसे? तो पाँचवां चरण में आपका प्रथम कोशिका बना था बच्चों। तो प्रथम कोशिका का निर्माण एक पानी की बूंद जैसी उसके अंदर प्रथम कोशिका का उस तरीके से धीरे धीरे निर्माण हुआ था। उसके बाद छठे चरण में क्या हुआ था? तो इनमें धीरे धीरे पोषण विधि का
पोषण विधि स्टार्ट हो रही है। कैसे मतलब पोषण करेंगे, पोषण का मतलब कि खाना खाने की विधि या पोषण करने की विधि आप समझ सकते हैं। जैसे कि कुछ परजीवी बन गए, परजीविता का सिद्धांत आ गया, कुछ मृत जीविता का सिद्धांत आ गया। परजीवी का मतलब बच्चों कि जिनमें मतलब जैसे आपके सिर में जूं रहता है तो जूं आपके ब्लड को मतलब शक करता है, तो वो आपका एक प्रकार से परजीवी है। परजीवी में दोनों जीवित रहते हैं। मृत जीविता में क्या होता है बच्चों कि एक जीवित रहता है, एक मरा हुआ रहता है। तो मृत जीविता का भी कुछ लोगों ने पोषण विधि अपना लिया है, कुछ परजीवी का अपना लिए, कुछ रसायन संश्लेषण वाले हो गए, कीमो से संबंधित है, केमिकल से। इन्होंने क्या किया कि अपना खान पीन केमिकल से अपना लेना शुरू कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया और वो पाए गए जो रसायन से अपना भोजन बनाना शुरू कर दिए। और कुछ पेड़ पौधे या अधिकतर पेड़ पौधे आपको पता ही होगा कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो ये जो मैं चौथा वर्ड लिखा हूँ, ये लिखा है प्रकाश संश्लेषण बच्चों। ये लिखा है परजीवी, ये लिखा है मृत जीविता, ये यहाँ पे जीविता होना चाहिए। यहाँ पे ये रसायन संश्लेषण विधि है, ये प्रकाश संश्लेषण विधि है। तो ये कुछ विधियाँ थी जिससे आदि कोशिका मतलब जो पुरानी कोशिकाएं हैं जो बहुत पहले की प्राचीन होती है उनको आदि बोला जाता है। तो इन्होंने अपनी पोषण विधि स्टार्ट कर दी। अब छठे चरण के बाद सातवें चरण में इन्होंने अंतिम में क्या हुआ, तो यहाँ पे एक ये ओपेरिन का जो वाद आता है, ओपेरिन थ्योरी के अनुसार क्या है कि आपके आधुनिक वायुमंडल का निर्माण होता है। जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा था कि वायुमंडल का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब पहले केवल आदिकाल में केवल मीथेन व अमोनिया ये सभी थी, लेकिन बाद में जब बहुत सारे जंतु पोषण विधि और बहुत सारा प्रक्रिया करने लगे तो उसके द्वारा O2 रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है बच्चों। तो ऑक्सीजन रिलीज होने के कारण ये कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। उसके अलावा ये और भी प्रक्रिया करके नाइट्रोजन को अलग कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी बन रहा है। तो आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो नए नए गैस बने और जो वायुमंडल का निर्माण हो रहा है बच्चों, ये सातवें चरण में हो रहा है बच्चों। तो ये 7 स्टेप में, 7 चरण में जैव विकास की ये जो जीव रसायन परिकल्पना जो दी गई है 7 चरण में दिया गया है। इसके अलावा अगला टॉपिक जो हमारे पास है बच्चों वो स्टैनले मिलर का प्रयोग है। ये आप अच्छे से इससे संबंधित परिचित होंगे। स्टैनले मिलर का प्रयोग क्या है, इन्होंने 1952 में एक प्रयोग किया था प्रयोगशाला में। तो उसके द्वारा ये करके दिखाया था कि केवल हमारे पास अगर अमीनो एसिड है तो हाँ, यहाँ पे क्या है कि इनका प्रयोग था कि अमीनो एसिड उत्पन्न करने के लिए इनका ये प्रयोग था। ठीक है बच्चों, इनका प्रयोग क्या था कि यहाँ पे इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड दिया था बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रोड लिखा है, इधर भी इलेक्ट्रोड है। तो 2 इलेक्ट्रोड क्या है, विद्युत के लिए। जैसे आपके बादल में बिजली चमकती है तो उसके बाद क्या होता है कि एक वो होता है, तो बिजली का भी बहुत ज़्यादा असर है कि आपके जीवन की उत्पत्ति के लिए। तो बिजली के उत्पन्न के लिए इन्होंने प्लस माइनस 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड दिया यहाँ पे इस तरीके से। इसके अंदर बहुत सारे इन्होंने कैसे इलेक्ट्रोड के देने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये बीच में बना हुआ है विद्युत स्पार्किंग है बच्चों। ये विद्युत की इलेक्ट्रिक की स्पार्किंग है। इलेक्ट्रिक स्पार्किंग मतलब जैसे प्लस माइनस आप आपस में टच करते हैं ये स्पार्क होता है। तो यहाँ पे केवल स्पार्क क्रिएट किए गए। साथ में इसमें बहुत सारी गैसें इन्होंने फिल कर दी है जो उस समय में थी, उस वायुमंडल में थी। तो इन्होंने कौन कौन सी गैसें फिल करी हैं बच्चों, CH4 मीथेन है पता है, NH3 है, अमोनिया है, H2O है, वाटर जो भाप के रूप में है, इधर यहाँ से उबलता हुआ जल यहाँ से इंजेक्ट किया जा रहा है आपको पता है, और H2 हाइड्रोजन गैस है। तो इन 4 चीज़ों की मदद से ये कैसे आगे कार्बनिक यौगिक बनाने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। कार्बनिक यौगिक मतलब आपको पता होगा जिससे आगे के जीवन की उत्पत्ति हो। अब यहाँ पे इन्होंने गैसों के द्वारा इन सब चीज़ की उत्पत्ति की। इधर से उबलता जल इन्होंने मतलब यहाँ पे इंजेक्ट किया यहाँ पे इस तरीके। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इधर से लगातार भाप बन के यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी अटैच हो रहा है। इधर आगे यहाँ पे जो भाप है ये कंडेंसेशन विधि है। कंडेंसेशन क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि कंडेंसेशन संघनन विधि है। तो संघनन विधि एक होती है जिसके द्वारा हम किसी गर्म पानी में और का जो वाष्प है उसको ठंडा कर सकते हैं। तो इधर से ये ठंडे पानी को इंजेक्ट कर रहे हैं बाहर की पाइप से ही, बाहर से, ये अंदर से अटैच नहीं है। तो यहाँ से ये जा रहा है, फिर उधर से होके ये दूसरी पाइप से आ रहा है। तो ये कंडेंसेशन यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है जिसके द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ का जो भी वाटर है जो भाप के रूप में वो पानी की बूंदों के रूप में बन जा रहा है। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें इकट्ठा होकर कार्बनिक यौगिक बना रहा है। कार्बनिक यौगिक भी है और साथ में जल भी है आपका। तो बच्चों यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ आपका रेडी हो रहा है। इधर इन्होंने निर्वात पंप मार्ग बनाया हुआ है जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा एयर हो जो इनको ज़रूरी ना हो उसको निर्वात किया जा सके या खाली किया जा सके पहले, फिर ये सब गैसें यहाँ पे फिल किया जाए। तो ये प्रयोग करने के बाद, ये प्रयोग कौन कर रहा है बच्चों, तो ये स्टैनले मिलर का प्रयोग है बच्चों।
स्टैनले मिलर 1952 में कर रहे हैं। तो एक सप्ताह बाद इनको लाल रंग का एक पदार्थ यहाँ पर प्राप्त होता है जिसे एलेनाइन या ग्लाइसिन या ग्लिसरीन कहते हैं। तो ये सब पदार्थ मिल रहे हैं, लेकिन ये पदार्थ कहते थे ये सरल कार्बनिक यौगिक नहीं है बच्चों, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। जटिल कार्बनिक जैसे कि आपकी ये सब प्रोटीन और ये सब चीज़ जो वसा और ये सब थे। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में यहाँ पे एलेनाइन, ग्लाइसिन, ग्लिसरीन ये सब चीज़ एक लाल रंग का पदार्थ इनको मिल रहा है बच्चों। इस नियम की पुष्टि के लिए, स्टैनले मिलर का जो नियम था इसकी पुष्टि के लिए हाल ही में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे बच्चों सिडनी एफ फॉक्स करके। तो उन्होंने भी क्या किया कि एमिनो एसिड को 90 सेल्सियस तक गर्म किया, 90 सेल्सियस तक गर्म किया। तो गर्म करने पे जब उसको दोबारा ठंडा किया तो वहाँ पे क्या किया कि कोशिका सदृश बहुत सारी उनको संरचनाएं दिखी जो कि ऐसे गोली गोली थी जैसे कोशिका होती है उसी जैसी। तो उनको इन्होंने माइक्रोस्फीयर या कोइसर बेट्स कहा, कोइसर बेट्स। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। और इसके अगले टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है जिसमें हम डार्विनवाद, लैमार्कवाद और ये सब है, उसके लिए अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।